Hello everyone, my name is Priya Mehta and welcome to the channel Speak and Span Learning. Today we are going to do what is a comprehension and what are the tips how to solve the comprehension exercises in this video. Okay, so first of all we should know what do you mean by a comprehension. So let's see what is a comprehension. A comprehension exercise consists of a passage upon which questions are set to test the student's ability to understand the content of the given text and to infer information and meanings from it. तो comprehension होता क्या है? Comprehension means comprehension exercise जो है एक passage से बना होता है. उसमें एक passage होगा and related to the passage there will be questions. Questions which are set to test the student's ability. स्टूडेंट जो रीड कर रहा है उस पैसेज को, वो स्टूडेंट उसको कितना समझता है, व्हाट इज हिज एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, उसमें जो दिया हुआ है उसका क्या थीम है, और वो उसके अकॉर्डिंग हाउ टू इन्फॉर्म, वो उससे अपना ओपिनियन कैसे बनाता है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशंस एंड मीनिंग फ्रॉम इट, उस पूरे पैसेज का मीनिंग उस बच्चे को आना चाहिए. दिस इज द एम ऑफ अ comprehension exercise. Now, what are the tips to solve a comprehension given in your exam? So let's see from first one. Read the passage as quickly as possible. Okay? बहुत सारे लोग कहते हैं कि रीडिंग ऑफ द पैसेज इज वेस्टेज ऑफ टाइम, लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंशन को अच्छे से एक एक क्वेश्चन उसे सही तरीके से आंसर करने हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम पहले पैसेज को कंप्लीटली पढ़ के और समझ लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यू विल गेट द क्वेश्चंस दैट ईच लाइन वाइज. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं उसका आंसर डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में और फिर सेकेंड आंसर सेकेंड लाइन में है. नो, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिसमें मीनिंग बेस्ड होता है या कंटेंट बेस्ड होता है. तो जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि विच काइंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन दिस इज, विच काइंड ऑफ पैसेज इज गिवन, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत सारे अलग अलग तरह के पैसेज होते हैं. इट कैन बी अ डिस्क्रिप्टिव, इट कैन बी आर्ग्यूमेंटल. ओके, तो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ. हम टाइप पे नहीं जा रहे हैं, करना क्या है वो देखते हैं. सो सबसे पहला चीज़ है कि रीड द पैसेज एज क्विकली एज पॉसिबल. यहाँ पे इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हड़बड़ एकदम ट्रेन चलाना है. क्विकली मीन्स विदाउट वेस्टिंग द टाइम. उसे जल्दी से रीड करना है ताकि हम एक बार हमारा नॉलेज हो सके कि उसमें कौन से सेंटेंसेस यूज हुए हैं, कौन से वर्ड्स आए हैं, और ये कब करना है. यूज द एक्स्ट्रा टाइम गिवन फॉर रीडिंग बिफोर द एग्जाम. हर एग्जाम से पहले 10 से 15 मिनट का टाइम पीरियड मिलता है ताकि बच्चे सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सके और चेक कर सके. तो यहाँ पे वो जो टाइम है दैट 10 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी यूज्ड. और उसी समय हमें सबसे पहला काम क्या करना है, जो भी पैसेज दिया हुआ है उस पूरे पैसेज को रीड करना है जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी. हम वो समझने के लिए नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे क्वेश्चन आंसर वहाँ पे ढूंढ रहे हैं. ये सिर्फ जस्ट फॉर वंस रीडिंग. जब हम रीड करते हैं तो वो एक बार हमारे माइंड में जरूर छप जाता है. फॉर दैट थिंग वी आर डूइंग द रीडिंग थिंग. नेक्स्ट पॉइंट इज रीड द क्वेश्चंस देन रीड द पैसेज स्लोली. तो ये हमारा सेकेंड अटेम्प्ट होगा, रीडिंग द पैसेज फॉर द सेकेंड टाइम. और जब हम सेकेंड टाइम रीड करेंगे उससे पहले क्या करना है, रीड द क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को पहले हम एक बार रीड करेंगे. जब सारे क्वेश्चन हमने रीड कर लिए, नो नीड टू सी द ऑप्शंस. अगर आप ऑप्शन भी देख लेते इट्स गुड, बट अगर ऑप्शंस नहीं भी देखते हैं, बट यू शुड नो व्हाट आर द क्वेश्चंस. तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को देखेंगे. ये कब करना है, सेकेंड अटेम्प्ट में, नॉट एट द फर्स्ट. ओके, जब हमारा एग्जाम स्टार्ट हो चुका है उस टाइम. और उसके बाद देन रीड द पैसेज स्लोली. हियर अगेन स्लोली का मतलब स्नेल वाले स्पीड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द एग्जाम यू हैव लिमिटेड टाइम पीरियड. तो क्या करना है,
हमने जो क्वेश्चंस पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जब हम रीडिंग करेंगे पैसेज को, स्लोली मीन्स एट अ फेयर स्पीड, जो आपका अपना स्पीड है वो आप जानते हैं कि आप किस स्पीड में पैसेज को सही तरीके से समझ सकते हैं, तो उस स्पीड में इसको पढ़ना है। और तब होगा क्या, जो भी क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं, सपोज द फर्स्ट क्वेश्चन, जब आप सेकेंड रीडिंग करेंगे, ऑलरेडी एक बार रीडिंग हो चुकी है तो वो हम याद कर लेंगे, हमारा माइंड ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमें सपोर्ट करता है कि येस वी रिमेंबर इट, ये वर्ड पहले आया था या ये सेंटेंस मैंने पढ़ा हुआ है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको रीड करते हैं, यू विल गेट द आंसर देयर। और करना क्या है, यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग इन द क्वेश्चन पेपर, बट मार्क तो कर सकते हैं। तो आप छोटा सा मार्किंग कर सकते हैं कि येस दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर टू वेयर आई एम गेटिंग द फर्स्ट आंसर। Next point is relate the words with sentences to find the meaning. Comprehension में सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है, find the meaning of the given words which are used in the passage according to the passage. Remember this point, okay? तो हमें क्या करना है, उस वर्ड को पैसेज की सेंटेंस में रिलेट करना है। There are many words which आर ईजी टू अंडरस्टैंड, हमें ऐसा लगता है कि हम इस वर्ड को जानते हैं और इसका मीनिंग तो यही होता है, बट नो, इन इंग्लिश वन वर्ड मे हैव मेनी मीनिंग्स। एक वर्ड को हम एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव, एज एडवर्ब बहुत सारे डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए ये क्या करना है, रिलेट द वर्ड विद द सेंटेंसेस। पैसेज में जो सेंटेंस दिया हुआ है किस जगह पे ये वर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है, उस वर्ड को सिर्फ वर्ड नहीं देखना है, उस पूरे सेंटेंस को रीड आउट करना है। व्हेन यू विल रीड आउट द सेंटेंस एंड यू हैव टू रिलेट द मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसीलिए फर्स्ट रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो हमारा एक फिगर आउट कर पाते हैं हम कि वो किस बारे में है, और देन when we are solving this तो हमें समझ आएगा कि उस वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है। Maybe in actual what do you know that is different from the meaning that is given in the passage. Next is do not use your previous knowledge, जो कि यहाँ just I was explaining the same thing कि होता क्या है, हमें ऑलरेडी पता होता है कि एक वर्ड का मीनिंग क्या है, बट जब हम पैसेज में देखेंगे इट कैन बी कंप्लीटली डिफरेंट देन आर नॉलेज। सो दैट्स वाई डू नॉट यूज योर प्रीवियस नॉलेज। वट एवर यू नो, इफ यू रिमेंबर द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी दैट इज करेक्ट, बट इट कैन बी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज। तो जो ऑप्शंस मिलेंगे in MCQ question, you will have 4 options. You may see that all the answers are correct. कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे मीनिंग उसमें मैच कर रहे हैं, लेकिन हमें आंसर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओनली, नॉट अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी मीनिंग और नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस नॉलेज। हमें जो पहले से पता है उसका इस पैसेज से कोई लेना देना नहीं है। हमें जो आंसर करना है दैट इज ओनली अकॉर्डिंग टू द पैसेज ओनली। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किप द डिफिकल्ट वर्ड्स। नाउ ऐसा होता है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 आई हैव डन, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड वर्ड मीनिंग आई आंसर्ड, नाउ द थर्ड वन, नाउ यू विल बी थिंकिंग कि 2 हो गया, तीसरे में ही मैं कैसे अटक जाऊँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट, मैं इसको कैसे छोड़ के जाऊँ। बट नो, इफ़ यू विल नॉट स्किप, क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। If you are solving it in OMR sheet, it will take time to circle the answer also. So think upon it. Think about the time that is provided to you. तो हम इसीलिए किसी भी क्वेश्चन पे रुक नहीं सकते हैं. If you understand the answer, it's okay. Otherwise, if you find the word is very difficult for you to understand at that moment, leave that. Skip it and move to the next question. Now, what is the next question? Next point. Search the answers chronologically. Chronologically means serially. Generally, हमें सारे answers serially ही मिलते हैं. What does it mean? If you have answer, now this is for the question answer. Word meaning तो हो गया.
जब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं, you have to see the first question. Generally you will get in first paragraph. If you got the answer in the first paragraph, then second question's answer will be in second paragraph. Suppose you got first answer in the second paragraph. अगर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सेकेंड पैराग्राफ में मिला हुआ है, तो जब हम सेकेंड क्वेश्चन के लिए मूव करेंगे, most probably you will get the answer in the second or third paragraph only. It will not be in the first paragraph. So that is the meaning of chronologically. हमें क्वेश्चन को सीरियल वाइज ही देखना है. फर्स्ट आंसर जहाँ पे मिला है, सेकेंड का आंसर उसके बाद ही होगा, एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर फिर उसके बाद होगा. So okay, so this is how we go for it. Our next point is locate keywords. Locate keywords means क्वेश्चन में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, अगर हम आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं या टाइम टेकिंग है, देन वी कैन यूज़ दिस टेक्निक. दिस कैन बी नॉट ओनली अ टिप, इट इज़ अ ट्रिक ऑल्सो. जो भी वर्ड क्वेश्चन में यूज़ हुए हैं, उस वर्ड को डायरेक्टली हम पैसेज में ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे यूज़ हुआ है, और जिस पैराग्राफ में वो मिलता है उसी के आसपास से हमारा आंसर शुरू होता है. सो दिस इज़ वन वे टू सेव योर टाइम. नेक्स्ट इज यूज द टेंस यूज्ड इन द क्वेश्चन. अब जितने भी ऑप्शंस हमें मिले हैं, 4 ऑप्शन में, हो सकता है कि सारे के सारे ही सही लग रहे हो, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस होगा? डिफरेंस विल बी द यूज ऑफ टेंस इन इट. जो ऑप्शंस हैं उसमें हर चारों में अलग अलग टेंस का यूज होगा. क्वेश्चन ने कौन सा टेंस यूज किया है? सपोज द क्वेश्चन हैज सिंपल पास्ट टेंस इन इट, और हमारा जो पैसेज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना हुआ है, तो हमें डायरेक्टली वो उठाकर आंसर नहीं करना है, उसको रिलेट करना है टेंस ऑफ द क्वेश्चन से. क्वेश्चन में सिंपल पास्ट है तो हमारा आंसर भी सिंपल पास्ट टेंस में ही होना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज द लास्ट वन, एलिमिनेट द ऑप्शंस. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हेन देयर आर 4 ऑप्शंस, और अगर हम कंफ्यूज हैं कि इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग द करेक्ट आंसर हम उसे एलिमिनेट कर सकते हैं. एलिमिनेट मीन्स उन चारों में से कौन सा ऐसा है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. तो ऑब्वियसली सारे एग्जाम्स में, सारे क्वेश्चंस में ऐसे हर 4 में से 2 ऐसे ऑप्शंस होंगे जो सिमिलर होंगे, और 2 ऐसे होंगे जो कंप्लीटली आप एलिमिनेट कर सकते हैं. तो रीड आउट द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस, और जो 2 ऑप्शंस बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, जस्ट कट आउट देम फ्रॉम योर माइंड, और तब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचता है. और अगर हमने ये सारे टिप्स फॉलो किए हैं कि कौन सा टेंस है, कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं, और तो इस तरह से हम उन 2 कंफ्यूजिंग आंसर्स में से करेक्ट आंसर चूज कर सकते हैं. नाउ आफ्टर दैट, these 2 points are very important for you to remember during your exam time. What is that? Read the passage again the last time. इसका मतलब ये है कि हमने ऑलरेडी 2 बार तो पढ़ लिया है, एक बार क्विक रीडिंग और एक बार स्लो रीडिंग आफ्टर द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, ताकि हम उस क्वेश्चन के आंसर्स को अच्छे से समझ सके और उन्हें पैसेज से निकाल कर आंसर कर सके. सो दिस विल बी योर लास्ट अटेम्प्ट. इसको लास्ट टाइम हमें पढ़ना है, ताकि अगर कुछ स्किप हो गया है, अगर हमारे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, हो सकता है इन द थर्ड अटेम्प्ट व्हेन वी आर रीडिंग वी कैन आइडेंटिफाई द आंसर्स दिस टाइम क्विकली. ओके, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रिमेंबर दिस इज द लास्ट टाइम. कभी भी 4th अटेम्प्ट नहीं करना है. 3 अटेम्प्ट्स आर मोर देन इनफ फॉर एनी काइंड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन. दुनिया का ऐसा कोई भी कॉम्प्रीहेंशन नहीं है जो 3rd अटेम्प्ट के बाद आप ना समझें. और अगर आप नहीं समझते हैं then please understand that you have to move to the next question. आप उसको और ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं, because do not invest more than 20 minutes for reading and solving the comprehension exercise. कभी भी, चाहे आपका एग्जाम 1 आवर का हो, 1.5 आवर का हो, या वो 3 आवर का हो, but you cannot give more than 20 minutes. 20 मिनट से ज़्यादा
उस पैसेज या कॉम्प्रिहेंशन को टाइम नहीं देना है, वो उसका टाइम कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम मूव करेंगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस. I hope you have understood all the tips and you are going to follow all these tips in your exam to get full marks. All the best to everyone. Thank you.